तो जैसा कि दोस्तों आप सभी की डिमांड थी कि सर आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट कीजिए, तो आज से मैं आपके लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड मैंने जूलॉजी और बॉटनी के बहुत सारे टॉपिक पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको हर एक टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। और यदि आप फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड जूलॉजी और बॉटनी के नोट्स चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कंप्लीट टॉपिक मिले, कंप्लीट वीडियो मिले, तो उसके लिए आपको सिर्फ 99 रुपये पे करने हैं। तो ₹99 में आपको जूलॉजी और बॉटनी के सभी टॉपिक, सभी यूनिट के वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, और आपको नोट्स और वीडियो के लिंक, जो भी टॉपिक है, जो भी चीज़ें हैं, सभी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 7 जो कि है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर लैटिन वर्ड कंप्यूटेंट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करने वाली मशीन या फिर प्रोग्रामेबल मशीन। तो कंप्यूटर जो है बिना किसी प्रोग्राम के काम नहीं करता। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जो है वो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया जाता है, और उन्हीं के बेसिस पर जो कंप्यूटर है वो कार्य करता है। आपको बता दें कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन बनाया था, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने 1822 में सबसे पहले कंप्यूटर क्रिएट किया था, और उन्होंने जो सबसे पहला कंप्यूटर डिज़ाइन किया था वो था एनालिटिकल इंजन। अब बात करते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन की। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से रॉ डेटा लेता है, और ये जो डेटा होता है ये इनपुट के फॉर्म में लेता है, और ये जो इनपुट डेटा होता है ये कंट्रोल्ड प्रोग्राम के अंतर्गत हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। इट कैन प्रोसेसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो ये दोनों तरह के कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर नॉन न्यूमेरिकल हो। तो आइए ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो रॉ डेटा है वो इनपुट डिवाइस के फॉर्म में जाता है सीपीयू में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब यहाँ पर जो डेटा होती है वो कंट्रोल यूनिट में जाकर कैलकुलेट होती है, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के द्वारा परफॉर्म होता है। इसके बाद होता है मेमोरी यूनिट, जहाँ पर हमारा जो डेटा होता है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सेव होता है, और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट के फॉर्म में या फिर आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उनके थ्रू निकलता है। तो कंप्यूटर यूनिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ALU की, बहुत इंपॉर्टेंट है ALU, जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें क्या होता है कि जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं, चाहे एडिशन हो, सबट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, ये सभी चीज़ें जो आती हैं वो ALU के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दूसरा है कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU। तो ये क्या कहता है? कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं उनको कंट्रोल करता है। अब इसके काम क्या क्या है? तो सबसे पहला काम यह है कि ये जो मेमोरी यूनिट है उसको इंस्ट्रक्शन देता है। इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शन को क्या कहता है? डिकोड करता है, और इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके पिछले जो अनुभव होते हैं, पिछले जो स्टोरेज डेटा होते हैं, उनके अनुसार अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो देता रहता है। तो CU के बाद थर्ड है मेमोरी यूनिट। तो जितने भी इनपुट डेटा होते हैं, इंटरमीडिएट रिज़ल्ट होते हैं या फिर फाइनल रिज़ल्ट होता है, जो भी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं, ये सभी जाती है मेमोरी यूनिट में। और ये जो मेमोरी यूनिट होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको बता दें कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। तो CPU के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, इसलिए इस मेमोरी को कहा जाता है मेन मेमोरी या फिर सेंट्रल मेमोरी। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये दो तरह की होती है। एक तो होता है
रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं रैम, और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी जिसे हम बोलते हैं रोम। तो अगर हम बात करें रैम की, तो रैम में जो मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है, यानी कि जब तक कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी रन करती है तब तक इनमें डेटा होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो पावर सप्लाई ऑफ होती है, इसके अंदर की जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है। लेकिन वही हम बात करें रोम की, तो इसकी जो मेमोरी होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी चिप लगे होते हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर रखते हैं, चाहे पावर सप्लाई हो या फिर ना हो। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जो आउटसाइड द कंप्यूटर मेमोरी हम रखते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि आप पेन ड्राइव में कोई चीज़ रखते हैं या फिर मेमोरी कार्ड में कोई चीज़ रखते हैं, पहले सीडी आता था, ठीक है, या फिर आप अलग से हार्ड डिस्क में कोई डेटा रखते हैं, तो ये सभी कहलाते हैं सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है। तो पहला यूज़र होता है, दूसरा होता है डेटा, इसके बाद होता है सॉफ्टवेयर, और चौथा होता है हार्डवेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर में जो पार्ट टेंजिबल है, यानी कि जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे कि आपने कंप्यूटर में देखा होगा, मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, ये सभी क्या है? ये कंप्यूटर के पार्ट हैं, ये इसके हार्डवेयर है। वहीं जो सॉफ्टवेयर है वो नॉन टेंजेबल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है, ठीक, वो क्या है? वो उसका सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं यूज़र की। तो यूज़र मेनली पीपल होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है वो क्या है? वो यूज़र है। और चौथा कंप्यूटर है डेटा, यानी कि यूज़र जो भी चीज़ें ऑपरेट करता है, जो भी चीज़ें या फिर जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर स्टोर करता है, वो क्या है? वो डेटा है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें तो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। माइक्रो में आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। वहीं अगर हम बात करें मैकेनिज़्म के आधार पर तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और वहीं अगर हम बात करें हमारे पर्पस के आधार पर तो जनरल कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर। तो आइए बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिज़्म के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की। तो सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये क्या कहते हैं? फिजिकल फिनोमिनन जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर हाइड्रोलिक क्वांटिटी जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको मैं इस तरह समझा सकता हूँ, जैसे पुराने समय में बच्चों की घड़ियाँ आती थी, आज भी आती हैं, तो ये कैसी होती है? एनालॉग कंप्यूटर है। या फिर स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर जो है हमें स्पीड बताता है। तो ये सभी क्या है? एक तरह से एनालॉग कंप्यूटर है। अब इसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर। तो ऐसा कंप्यूटर जो कि लॉजिकली परफॉर्म करता है और ये बाइनरी नंबर को यूज़ करता है। तो इस तरह का जो कंप्यूटर होता है वो बिजनेस या फिर एजुकेशन है, इनमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल इन दोनों कंप्यूटर को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे कंप्यूटर जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों ही सिग्नल को मिलाकर कार्य करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला है साइज़ के आधार पर कंप्यूटर। तो सबसे पहला है माइक्रो या फिर जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ठीक। तो ये जो होता है ये बहुत छोटा होता है, ये सिंगल यूज़र होता है। वहीं दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ये एक प्रकार से मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है जो कि लगभग सैकड़ों लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ जनरली बिजनेस या फिर कॉलेज में यूज़ होता है। इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये पावरफुल और मल्टी यूज़र होते हैं। इसमें एक साथ सैकड़ों, हज़ारों लोग एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ होता है हॉस्पिटल में या फिर रेलवे में। और इसके बाद है सुपर कंप्यूटर। और ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं, इनका परफॉर्मेंस बहुत तेज़ होता है और इसको एक साथ कई मिलियन लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका यूज़ होता है वेदर फोरकास्टिंग में, अर्थक्वेक में या फिर प्रेडिक्शन कोई करना है वहाँ पर। वहीं अगर हम देखें यूज़ के आधार पर तो दो तरह के होते हैं। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो इनका जो डिज़ाइन होता है, इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो एक तरह से सिंपल सा होता है, ठीक। और इनमें स्पीड जो होती है बहुत धीमी होती है और इसकी एफिशिएंसी कम होती है। वहीं जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होते हैं इनका जो डिज़ाइन होता है और इनको जो हैंडल करने वाले जो टास्क होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो इनको हैंडल करना थोड़ा सा कठिन होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो कुल 5 जनरेशन है कंप्यूटर के। पहला है 1946 से 1959, सेकंड जनरेशन है 1959 से 1965, थर्ड जनरेशन है 1965 से 1970, फोर्थ जो जनरेशन है वो 1970 से लेकर 1981 है, और जो फिफ्थ जनरेशन है वो 1981 से लेकर अब तक है। तो फर्स्ट जो जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। वहीं सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को मेन कंपोनेंट के रूप में यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, यानी कि आईसी का यूज़ किया गया था। वहीं फोर्थ जनरेशन में एलएसआईसी और वीएलएसआईसी का यूज़ किया गया था, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। वहीं हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की, वहीं फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआईसी यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। अब बात करते हैं मेन मेमोरी की। तो फर्स्ट जनरेशन में मेन मेमोरी जो थी वो थी मैग्नेटिक ड्रम, दूसरे में था रैम और रोम। वहीं थर्ड जनरेशन में PROM और DRAM आया। तो PROM का मतलब है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी और DRM का मतलब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं फोर्थ जनरेशन में EPROM और SRAM आया, और वहीं फिफ्थ जनरेशन में EEPROM और SROM और DIMM का प्रयोग हुआ। अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज की। तो फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड यूज़ होता था, सेकंड में मैग्नेटिक कैप्स और मैग्नेटिक डिस्क यूज़ हो रहे थे। थर्ड जनरेशन में इम्प्रूव डिस्क आए थे, यानी कि फ्लॉपी डिस्क आया था। फोर्थ जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ गए, और फिफ्थ जनरेशन में मॉडिफाइड मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क आ गए। वहीं अगर हम बात करें इनपुट और आउटपुट डिवाइस की, तो फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड और पेपर यूज़ होते थे, सेकंड में मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड, पेपर और कुछ आउटपुट यूज़ होते थे। वही थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर यूज़ हुए। फोर्थ जनरेशन में मॉनिटर आ गया आउटपुट के लिए, और फिफ्थ जनरेशन में आपको कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, फिर मॉनिटर, बहुत सारे जो इनपुट है आउटपुट है वो आ गए। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल मशीन लैंग्वेज था, सेकंड जनरेशन में कुछ हाई लेवल के लैंग्वेज आए जैसे कि कोलोन है, फोर्टॉन है। थर्ड जनरेशन में और हाई लेवल का जो लैंग्वेज है वो आया। फोर्थ जनरेशन में कुछ एप्लीकेशन लैंग्वेज आ गए, उसके सॉफ्टवेयर आ गए, और फिफ्थ जनरेशन में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो गया, जो कि एक एक्सपर्ट सिस्टम पर आधारित है। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो फर्स्ट जनरेशन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, केवल मानव ही ऑपरेट करता था। सेकंड में आपका ह्यूमन हैंडल पंच कार्ड आ गए। थर्ड जनरेशन में कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, मतलब उसी समय ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। फोर्थ जनरेशन में आए MS DOS, PC DOS आए, और वहीं फिफ्थ जनरेशन में GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गए। विंडो 95 आया, विंडोज़ आए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर के साइज़ की, तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर था। वही सेकंड जनरेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर थे जैसे कि 1401, NCR 300, IBM 600। वहीं थर्ड जनरेशन में और भी छोटे कंप्यूटर आए जैसे कि IBM सिस्टम है, 360 है, ICSH है, हनीवेल है। फोर्थ जनरेशन में और भी छोटे कंप्यूटर आए जैसे कि IBM PC, एप्पल। और वहीं हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो इसमें बहुत ही छोटे साइज़ के कंप्यूटर आए जैसे कि लैपटॉप है, नोटबुक है, डिजिटल डायरी है। तो अभी पीछे कंप्यूटर में लैंग्वेज की बात आई थी, तो आपको बता दें कि जो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर में वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज, और थर्ड है मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में आता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। वहीं हाई लेवल में आता है फोर्ट्रैन, पास्कल, कोबल। वहीं मिडिल लेवल के लैंग्वेज में C++ और जावा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए गए हैं जैसे कि फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेटर। वहीं बेसिक है, बेसिक का है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। वहीं कोबोल का है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और एक है लोगो यानी कि लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। अब इसके बाद बचता है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम है क्या, बाइनरी सिस्टम में कैसे एडिशन होता है, कैसे सबट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवीज़न होता है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में आपको इंटरेस्ट है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, तभी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है,
अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तभी मैं इस टॉपिक पर अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। अब आने वाले दिनों में आपके जो बचे हुए टॉपिक हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, उन सभी टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।